उसकी छड़ी के नीचे लगा हुआ आयरन का टुकड़ा। ये देखिए, तीनों के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो पाता है। शेल के पी ऑर्बिटल में, ये थर्ड शेल है हमारी, इसका पी ऑर्बिटल मतलब ये तीनों मैग्नेट जब पास आएंगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी कहां से है, ये किस चीज का बना हुआ है। हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं मेरे हाथ में ये क्या है? तो इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 2600 साल पहले, जब एंशिएंट ग्रीस में एक शेफर्ड अपनी भेड़ बकरियों को चराते चराते एक ऐसे पत्थर के पास पहुंचता है जहां पर उसकी छड़ी के नीचे लगा हुआ आयरन का टुकड़ा अट्रैक्ट होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चुंबक यानी मैग्नेट की। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये है चुंबक। उस दिन के बाद इन सभी फील्ड्स में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसे एलिमेंट्स को ही क्यों अट्रैक्ट करता है, बाकी एलिमेंट्स को अट्रैक्ट क्यों नहीं करता। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर मैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स आर बेसिकली दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन अट्रैक्ट आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। मैग्नेट जो है आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसे मेटल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। पर ये तो हम सब जानते हैं। यहां पे सवाल उठता है कि मैग्नेट के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इन तीनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है, या यूं कह लें कि इन तीनों के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो पाती है। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ चलना पड़ेगा। आइए, तो ये जो आयरन के 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स में रहते हैं यानी शेल्स में रहते हैं। ऑर्बिट्स यानी शेल्स। एक्चुअली इन शेल्स के अंदर होती हैं सब शेल्स और सब शेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, जहां पर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो शेल्स की नेमिंग होती है के, एल, एम एंड एन। के शेल के अंदर एक ही सब शेल है जिसको हमने नाम दिया है एस। एल शेल के अंदर दो सब शेल्स होती हैं, एस एंड पी। एम शेल के अंदर तीन सब शेल होती है, एस, पी एंड डी। एंड एन शेल के अंदर चार सब शेल्स होती हैं, एस, पी, डी एंड एफ। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। जो एस सब शेल है उसके अंदर होता है एक ऑर्बिटल, राइट। तो एस के अंदर एक ऑर्बिटल, और जो पी है, पी के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। आई होप इतना समझ आ रहा होगा, सिंपल है। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली रहते हैं। जो थर्ड शेल है एम, उसके अंदर 3 सब शेल्स हैं, और जो ये एस है, आपको बता दिया, एस के अंदर एक ऑर्बिटल, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, डी के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, राइट। सिमिलरली एन के अंदर भी, एस के अंदर एक ऑर्बिटल, फिर पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, फिर डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स, एंड फिर एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। तो ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इस 1s ऑर्बिटल के अंदर। 1s मतलब के शेल के पहले ऑर्बिटल के अंदर। तो
इसके अंदर हमने डाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डाल सकते। और वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्पिन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसीलिए हमने एक को इस तरीके से दिखाया, एक को इस तरीके से। अगर एक ऐसे घूम रहा है तो दूसरा फिर ऐसे घूमेगा, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो आयरन के 26 इलेक्ट्रॉन्स में से पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गए। उसके बाद अब हम डालते हैं सेकेंड शेल के s ऑर्बिटल में, राइट, एंड देन सेकेंड शेल के p ऑर्बिटल में, सेकेंड शेल के p ऑर्बिटल में। फिर हम जाएंगे, इसके बाद हम जाएंगे थर्ड शेल के s में। ये थर्ड शेल है हमारी, इसका s ऑर्बिटल मतलब ये। अब इसके बाद देखिए, थर्ड शेल के p ऑर्बिटल में, ये थर्ड शेल है हमारी, इसका p ऑर्बिटल मतलब ये तीनों, राइट। यहां तक समझ आ गया? एक बार काउंट कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हम डाल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। 26 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स और बचे हैं। तो अब 3p के बाद 3d में ना जाके हम डालेंगे 4s में। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स डालने के बाद थर्ड शेल के d ऑर्बिटल में बढ़ेंगे, थर्ड शेल के d ऑर्बिटल में बढ़ेंगे। तो अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? हमने 8 बचे थे, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन और यूज कर लिए। अब हमारे पास बचे हैं सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जब हम 6 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, बट नो, हमेशा सारे ऑर्बिटल्स में जैसे एक सब शेल के, ये d एक सब शेल है, एक सब शेल के सारे ऑर्बिटल्स में पहले 1 इलेक्ट्रॉन डालते हैं हम। अगर बचता है तो फिर सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो हो गए पूरे 26 इलेक्ट्रॉन्स। आप काउंट करके देख लीजिए। तो अब हमें पता चला कि आयरन के अंदर ऐसे 4 ऑर्बिटल हैं जिसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही है। अब देखिए, अब आपको समझ आएगी मेन चीज। जो चार्ज होता है ना, चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है, जब भी चार्ज एक जगह पर रेस्ट पे रहता है तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन चार्ज अगर मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो मोशन में ही है, बट जो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपनी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसल आउट कर रहे हैं। इनके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हम इन चारों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन एक डायरेक्शन में कर दें, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, इन चारों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी, कैंसिल नहीं होगी, ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये एटम ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये बाकी की तो मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रही है, लेकिन इन चारों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस एटम के अंदर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर है? अब जैसे मेरे पास ये आयरन का ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं अट्रैक्ट कराऊं मैग्नेट पर, तो आप देख सकते हैं अट्रैक्ट हो रहा है। तो हो क्या रहा है, जैसे ही मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन के कांटेक्ट में आएगी, तो इस आयरन के एटम्स में जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सबका स्पिन एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाएगी और ये आयरन का पीस भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब कि ये आयरन का पीस भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इस मैग्नेट के अंदर अपनी मैग्नेटिक फील्ड है,
इसके पास आते ही इस आयरन के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब ये दोनों मैग्नेट, ये भी क्या बन गई, मैग्नेट बन गई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है। अब दोनों मैग्नेट जब पास आएंगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सिंपल है। तो इसीलिए आयरन जो है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आयरन को मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो आयरन के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में स्पिन करने लगते हैं, इसीलिए आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाता है। बट सर ये मैग्नेट क्यों पहले से मैग्नेटाइज है, इसके अंदर ऐसा क्या है, इसको तो हम इसके पास लाके कर रहे हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी कहां से है, ये किस चीज का बना हुआ है ना। देखिए मैग्नेट जो है ना वो कई तरह के होते हैं, मैग्नेट्स की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होती हैं। मैं आपको एक सबसे सिंपल मैग्नेट के बारे में समझाता हूं। पहले एक मेटल अलॉय है, एल्निको। एल्निको बनता है एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट से। इसके अंदर हम आयरन प्लस कॉपर भी मिलाते हैं तो ये बन जाता है एक मैग्नेट। अब इसमें और सिंपल आयरन या निकल या कोबाल्ट में डिफरेंस क्या है। देखिए आयरन के अंदर ये प्योर आयरन है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से बना हुआ है कि जब ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तब तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इसको दूर करेंगे इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो सारे सेम डायरेक्शन में स्पिन हो रहे थे वो वापस से रेंडमली डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे सो दैट फिर से उनकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी और ये फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें मैग्नेट कैसी चाहिए होती है, जो कि परमानेंट मैग्नेट रहे। तो जब हम इन सबको मिलाकर एक अलॉय बनाते हैं और उस अलॉय को मैग्नेटाइज करते हैं एक बार तो फिर वो परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड रहता है। कैसे आपको समझाता हूं। हम क्या करते हैं, पहले हम इन सबको मेल्ट करते हैं एंड देन मिक्स कर देते हैं। अब ये एक हॉट लिक्विड ऑफ मेटल्स बन गया। अब क्या हुआ है, जो मेटल्स हैं ये लिक्विड होकर मिक्स तो हो गए हैं लेकिन अभी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है इनके अंदर। अगर मैं इनको सॉलिडिफाई कर दूं, ठंडा कर दूं तो ये सिंपल एक अलॉय रहेंगे, कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहेंगी इनमें। लेकिन मैं क्या करता हूं, जब मैं इनको सॉलिडिफाई करता हूं तो मैं इनको अभी बहुत गर्म ही रहने देता हूं और जब ये गर्म है इनके पार्टिकल्स में बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी है, दे आर फ्री टू मूव। उसी टाइम इसके अंदर से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पास करता हूं थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड पास होने से इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम डायरेक्शन में हो जाएगा और जैसे ही इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन सेम डायरेक्शन में होगा मैं इसको धीरे धीरे ठंडा करना शुरू कर दूंगा। इट मींस जब वो गर्म थे मैंने उनको एक डायरेक्शन में अलाइन कर लिया, अब वो ठंडे होकर कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक ही डायरेक्शन में अलाइन है, अब वो इधर उधर नहीं भाग सकते। तो इट मींस ये क्या बन गया, एक परमानेंट मैग्नेट बन गया। लेकिन अगर आपने इस मैग्नेट को, जो कि ये मैग्नेट है, अगर आपने इसको हीट किया वापस या हैमर से पीटा तो क्या होगा, हीट करने पर वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वापस एनर्जी आ जाएगी, हैमर से पीटने पर वो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वापस एनर्जी आ जाएगी। दे विल अगेन वाइब्रेट और स्पिन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, है ना। तो वो फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा।
तो इसीलिए कहते हैं कि मैग्नेट को अगर आप हैमरिंग करोगे या फिर मैग्नेट को अगर आप हीट करोगे तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि मैग्नेट कैसे बनाई जाती है। ऐसे ही हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होती है। तो जब हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाला मैग्नेट बनाना है तो हम इन मेटल्स की जगह पर दूसरे मेटल्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल नियोडीमियम, आपने सुना होगा नियोडीमियम के मैग्नेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर इसमें से या मैग्नेट से जुड़े हुए किसी और टॉपिक पर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। और अब मैं क्लास 10th के चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे पूरा वीडियो लेके आने वाला हूं, तो चैनल के साथ बने रहिए। और अगर मैं इस चैनल के थ्रू थोड़ी सी भी वैल्यू आपको दे पा रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।